सोचिए, एक पूरी की पूरी किताब, इतिहास की एक बेहद जरूरी किताब बस गायब हो जाए। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। एक खोई हुई किताब की कहानी जो हमें एक महान साम्राज्य के बारे में वो सब बताती है जो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता। यही बात मेगास्थनीज की इंडिका को इतना इतना दिलचस्प बनाती है। एक ऐसी किताब जो असल में तो खो चुकी है, लेकिन जिसकी बातें, जिसकी कहानियां आज भी इतिहास में जिंदा हैं। तो चलिए मिलकर इस पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो लेखक और कैसे उसकी लिखी हुई पूरी की पूरी किताब गायब हो गई। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए, इंडिका सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का मौर्य साम्राज्य का आंखों देखा हाल था। एक डिटेल्ड अकाउंट। और दुख की बात यह है कि इसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी वो आज हमारे पास नहीं है। तो कहानी शुरू होती है एक जंग से, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के शानदार दरबार में एम्बेसडर बनाकर भेजा। पाटलिपुत्र में कई साल गुजारने के बाद मेगास्थनीज ने अपने सारे अनुभव इंडिका में लिख डाले। फिर सदियां बीत गईं। ओरिजिनल किताब तो खो गई, पर उसकी बातें, उसकी कहानियां वो दूसरे लेखकों के काम में छोटे छोटे टुकड़ों में जिंदा रहीं। तो इसका मतलब ये है कि आज हमारे पास जो इंडिका है वो एक तरह की पजल है, जिसे इतिहासकारों ने सालों की मेहनत से जोड़ा है। उन्होंने बिल्कुल जासूसों की तरह अलग अलग पुरानी किताबों में बिखरे इसके टुकड़ों को ढूंढा और फिर से हमारे लिए इसे एक शक्ल दी। तो चलिए अब चलते हैं उस भारत में जिसे मेगास्थनीज ने अपनी आंखों से देखा। कैसा था उस जमाने का समाज, क्या थे लोगों के रीति रिवाज। मेगास्थनीज ने जो देखा वो काफी दिलचस्प था। उसमें भारतीय समाज को 4 वर्णों में नहीं बल्कि 7 अलग अलग क्लास में बटा हुआ पाया। सबसे ऊपर दार्शनिक यानी फिलोसोफर्स, फिर किसान जिनकी आबादी सबसे ज्यादा थी, और फिर चरवाहे, कारीगर, सैनिक, जासूस और आखिर में राजा के सलाहकार। ये जो बंटवारा था ये भारतीय ग्रंथों से अलग था और ऐसा लगता है कि ये काम धंधे यानी पेशे पर आधारित था। मेगास्थनीज ने उस समय के भारतीयों की एक बहुत ही, कह सकते हैं, अच्छी तस्वीर पेश की। उसके हिसाब से लोग बहुत ईमानदार थे, सच की बड़ी कीमत थी, क्राइम तो जैसे था ही नहीं, और लोग इतना सादा जीवन जीते थे कि घरों पर ताले तक नहीं लगाते थे। सोचिए जरा। और अब बात करते हैं उस शहर की, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की, जिसकी शान शौकत देखकर मेगास्थनीज की तो जैसे आंखें खुली की खुली रह गई। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी हिफाजत के लिए उसकी दीवारों पर एक दो नहीं बल्कि 570, जी हाँ, 570 टावर्स बने हों। ये नंबर ही पाटलिपुत्र की ताकत और उसकी ग्रैंड स्केल को बताने के लिए काफी है। और इतना ही नहीं, शहर के अंदर आने जाने के लिए 64 गेट्स थे। 64! मतलब ये शहर किसी किले से कम नहीं था। बस कल्पना कीजिए कि उस दौर में ये शहर कितना भव्य, कितना शानदार लगता होगा। चंद्रगुप्त के महल से तो मेगास्थनीज इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने लिख दिया कि पर्शिया के जो मशहूर महल हैं, सूसा और एकबताना के, वो भी इसके सामने फीके पड़ गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस जमाने में पर्शियन आर्किटेक्चर को दुनिया में बेस्ट माना जाता था। उसने शहर की लोकेशन भी बताई, गंगा और सोन नदी के संगम पर। बताया कि शहर के चारों तरफ लकड़ी की बहुत बड़ी दीवार थी और उसके बाहर एक गहरी खाई भी। और हाँ, शहर के अंदर ज्यादातर घर भी लकड़ी के ही बने हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेगास्थनीज की हर बात सच थी? क्या हम सब कुछ वैसा ही मान ले जैसा उसने लिखा? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और इंडिका की रिलायबिलिटी पर कुछ सवाल उठाते हैं। यहीं पर एक बड़ा कन्फ्यूजन सामने आता है। जैसा हमने देखा, मेगास्थनीज ने समाज को 7 कामधंधों के हिसाब से बांटा, जबकि हमारे अपने भारतीय ग्रंथ 4 वर्णों की बात करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि जन्म पर आधारित एक सोशल सिस्टम था। तो हो सकता है कि एक विदेशी होने के नाते मेगास्थनीज इस कॉम्प्लेक्स जन्म आधारित सिस्टम को ठीक से समझ ही नहीं पाया और उसने जो जैसा देखा उसे अपने हिसाब से काम के आधार पर लिख दिया। फिर उसका एक और दावा है जो आज तक डिस्कस किया जाता है। उसने लिखा कि सभी भारतीय आज़ाद हैं और उनमें से कोई भी गुलाम नहीं है। ये बात इसलिए अजीब है क्योंकि दूसरे भारतीय सोर्सेज जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र साफ साफ बताते हैं कि उस समय दास प्रथा थी। तो ऐसा क्यों?
शायद भारत में गुलामी का सिस्टम ग्रीस के सिस्टम से इतना अलग था कि मेगास्थनीज उसे गुलामी के तौर पे पहचान ही नहीं सका। और ये जो शक शुबा है, ये कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, पहली सदी में ही एक और ग्रीक ज्योग्राफर स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज को झूठा तक कह दिया था। उसने साफ साफ लिखा कि मेगास्थनीज और उसके बाद आने वाले लोगों की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मेगास्थनीज ने कुछ ऐसी कहानियां भी लिखीं जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत लगती हैं, जैसे सोना खोदने वाली बड़ी बड़ी चींटियों की कहानी, या फिर एक आंख वाले और बड़े बड़े कानों वाले इंसानों की बातें। उसने तो ये तक दावा किया कि ग्रीक देवता डायनीसिस ने कभी भारत को जीता था। उसने भारतीय देवी देवताओं जैसे शिव और कृष्ण की तुलना अपने ग्रीक देवताओं डायनीसियस और हरक्यूलिस से की। तो ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं, ये दिखाता है कि वो भारत को अपने ग्रीक चश्मे से देख रहा था। तो आखिर में हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मेगास्थनीज एक विदेशी था, एक बाहरी इंसान। जाहिर है भाषा की दिक्कतें रही होंगी, कल्चर को समझने में मुश्किलें आई होंगी, तो उसकी बहुत सारी गलतियां शायद इन्हीं वजहों से हुई होंगी। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी कमियों, गलतियों और मनगढ़ंत कहानियों के बावजूद हम आज भी इंडिका को क्यों पढ़ते हैं? आखिर क्या है इस खोई हुई किताब में इतना खास? इसकी वजह सीधी सी है। अपनी तमाम खामियों के बावजूद इंडिका अनमोल है। क्यों? क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य पर एक बाहरी इंसान का इकलौता आई विटनेस अकाउंट है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दौर का अकेला लिटरेरी सोर्स है जो हमारे पास है। इसी किताब ने सदियों तक वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया की इमेज बनाई, और सबसे बढ़कर ये हमें सिखाती है कि इतिहास को पढ़ना और समझना कितना कॉम्प्लेक्स काम है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि हम जिसे इतिहास कहते हैं वो कितना इस बात पर टिका है कि असल में क्या हुआ था, और कितना उन अधूरी टूटी फूटी कहानियों पर जो बस किसी तरह हम तक पहुंच पाईं। इस पर सोचिएगा जरूर।